हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रबंधन के सिद्धांत का तीसरा वीडियो है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इवोल्यूशन की बात की थी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। और उसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की बात की थी कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन के साथ में फिर आगे बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि निर्णय लेने और व्यवहार में किस तरह का व्यवहार, जो मैनेजेरियल बिहेवियर है, उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो गाइडलाइंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हैं। ठीक, कोई एकदम ऐसे स्पेसिफिक चीजें नहीं है, लेकिन वो दिशा निर्देश है व्यापक स्तर पर, तो वो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पदोन्नति है, किसी का प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन में हम योग्यता को यानी कि मेरिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या फिर सीनियरिटी को, वरीयता को। कोई बहुत सीनियर है तो उसको ज्यादा अच्छा पोजीशन मिल जाएगी या फिर कोई ज्यादा योग्य है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिनको हम लोग सिद्धांत बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कि विज्ञान के सिद्धांतों की तरह बेलोच नहीं होता है, इसमें लोच होती है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों होती है फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि मानव व्यवहार जो है ना, वो एकदम फिक्स नहीं होता है और प्रबंधकों का जो लेन देन है वो मानव व्यवहार के प्रति बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट के टर्म्स में भी कि लोगों को क्या पसंद आएगा, किस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए, किस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए, और साथ में जो एम्प्लॉइज हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मानव व्यवहार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और साथ में टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे ये अपना एक उदाहरण है कि बैंगलोर में इंफोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो एशिया में सबसे बड़ी फ्लैट स्क्रीन की बात करता है। तो वो फ्लैट स्क्रीन पे करते क्या है? फ्लैट स्क्रीन पर दुनिया भर में इंफोसिस के अलग अलग ऑफिसेस की निगरानी एक ही जगह से हो जाती है, बैंगलोर के हेडक्वार्टर से। तो आप समझ रहे हैं, एक मैनेजर अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको देख सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है चीजों को, है ना। तो एकदम फिक्स नहीं है, यहाँ पर लोच होती है। अच्छा, और साथ में हम लोगों ने देखा था कि मानवीय व्यवहार से संबंधित है, परिस्थिति के अनुसार जिसका प्रयोग है वो किया जाता है। फिर ये तकनीकी नहीं है। तकनीकी का मतलब क्या है? ये मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो नहीं है। मैनेजमेंट टेक्निक कोई पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। और ऐसे ये वैल्यूज भी नहीं है। हम लोगों ने इसकी भी बात पहली वीडियो में की थी, कैसे नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रकृति की, नेचर। नेचर का मतलब समझ लो कि उसके गुण क्या होते हैं, है ना, विशेषताएं क्या है। तो नेचर की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले किस किस तरह की चीजें हैं छोटी छोटी, उनको भी देख लेते हैं। विकास इसका जो हुआ है, किसका विकास? प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास की बात है। ठीक, अपना विकास आइसोलेशन में नहीं है। किसकी बात है? प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास। अवधारणा हो गया, हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो प्रबंधन के सिद्धांतों का जो विकास है वो कैसे हुआ? ऑब्जर्वेशन से हुआ, अवलोकन से हुआ। किससे हुआ? प्रबंधकों के अवलोकन से। अलग अलग जगह पर मैनेजर्स, उन्होंने देखा कि यार इस तरह की चीजें ऐसे होनी चाहिए। साथ में फिर परीक्षण किया और फिर व्यक्तिगत अनुभवों से भी धीरे धीरे विकास हुआ। उनको लगा कि नहीं, ये चीज ज्यादा ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे कि सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ, व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति, डेरिवेशन बोलते हैं इसमें इंग्लिश में, कि डिराइव कैसे हुआ। तो अगर आप वो देखोगे तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये विज्ञान वाले टर्म्स होते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हो, फिर परीक्षण करते हो और फिर कोई चीज बनाते हो। अगर ठीक, जो साइंटिफिक थ्योरी है वो भी नॉर्मली इस तरह से बन रही होती है कि ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसके बाद से हाइपोथेसिस बनाते हैं। पहले पूरा प्रोसेस में तो कई चीजें, छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशन और उसके बाद से परीक्षण, इन्वेस्टिगेशन, इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है साइंस में, जो साइंटिफिक मेथड है। तो इस दृष्टिकोण से हमें क्या लगता है कि जो हमारे सिद्धांत हैं प्रबंधन के, इन सिद्धांतों को बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाएगा तो वहां से देखोगे तो आपको विज्ञान के क्लोज लगेगा। लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इन सिद्धांतों का उपयोग है, वो समय, काल, परिस्थिति, देश, है ना, भौगोलिक स्थिति, इन सब के अनुसार किया जाता है और उसमें रचनात्मकता का बहुत बड़ा स्कोप होता है। इस वजह से जो इनका उपयोग की दृष्टिकोण से बोला जाएगा तो कला के ज्यादा क्लोज है। एकदम रिजिड नहीं है कि इसका उपयोग सिर्फ कला है और इसकी जो व्युत्पत्ति है। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत अनुभवों की भी बात आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे स्पेक्ट्रम समझो, स्पेक्ट्रम समझते हो, जैसे विबग्योर होता है ना, तो उसमें क्या होता है? विबग्योर समझते हैं? विबग्योर भी समझ लो यार। ठीक, तो जो हमारे इंद्रधनुष के रंग होते हैं उसकी बात हो रही, फिर डिबेट हो जाएगा। तो उसमें रंग किस किस हिसाब से हमें देख रहे होते हैं, वैसे वैसे वो प्रकाश की वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ, जैसे जैसे वेव की वेवलेंथ आप देखोगे तो उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। बहुत छोटी वेवलेंथ की जो हो जाती है वो गामा रेज भी हो जाती है, उससे बड़ी एक्सरेज हैं। फिर आप धीरे धीरे रंग दिखाई पड़ते हैं, उसके बड़ी जो वेव्स होती है रेडियो वेव्स हैं। तो इस तरह की बढ़ती चली जाती है। तो उस पूरे स्पेक्ट्रम में ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे और इधर मान लीजिए आपने लिख दिया विज्ञान और इधर आपने लिख दिया कला, तो ये कला और विज्ञान का स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। ठीक, अब इसमें जो विकास है वो विज्ञान के ज्यादा क्लोज है, पूरी तरह से विज्ञान नहीं है लेकिन ज्यादा क्लोज है, और जो इसका उपयोग है वो कला के ज्यादा निकट है। इस तरह की बात है। अच्छा, बाकी प्रबंधन को एक विषय के रूप में देखो,
होता क्या था पहले का जो भी होता था, राजा है तो राजागढ़ का राजा बन गया। राजा भी क्या करता था, अपना सारी चीजों का मैनेजमेंट ही तो करता था। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा है ना। टैक्सेस का मैनेजमेंट है, प्रजा का मैनेजमेंट है, रक्षा का मैनेजमेंट है, सारी चीजों का मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ पर अभी सबसे बड़ी जो ऑफिसर्स माने आते हैं वो कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स का भी काम मैनेज करने का होता है। किसी भी कंपनी में जो सबसे बड़े लोग होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका भी काम मैनेज करना है। तो मैनेज करना सबसे बड़ा काम होता है, ठीक, समझ, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो पहले तो ऐसा होता था कि जिसकी कंपनी है उसी का लड़का मैनेज करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में काफी अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जटिलता बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, किसमें, मैनेजमेंट में। और उस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ये जो सिद्धांत है ना, ये मैनेजमेंट को एक विषय के रूप में मजबूती देते हैं, क्रेडिबिलिटी देते हैं। आप सोचोगे कैसे? तो ऐसा है कि जो सिद्धांत वो हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह का मैनेजरियल बिहेवियर होना चाहिए। आप प्रेडिक्ट भी कर पाते हो कि इस तरह की कंडीशन में मैनेजर को इस तरह का काम करना चाहिए। तो कुछ चीजें बना दी हैं, एक विषय का रूप देना स्टार्ट किया है। ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, जो व्यापक दिशा निर्देश है उन्होंने। तो इससे क्या हुआ है, अब उन गाइडलाइंस के तहत विषय को सिखाया भी जा सकता है और सीखा भी जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि सिखाया और सीखा जा सकने वाला विषय के रूप में प्रबंधन बन पाया। इसमें इसके सिद्धांतों का बहुत बड़ा योग है, ठीक है, योगदान है। अच्छा, ऐसे ही एक पॉइंट ये भी है कि प्रबंधन के एक पेशे के रूप में निखरने में इसका जो महत्व है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपको बैंगलोर के हेडक्वार्टर में बैठ करके इंफोसिस के दुनिया भर के जहां जहां पर आपके ऑफिसेस हैं उनको देखना है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो दिशा निर्देश जो आपका एक्शन डिसाइड करेंगे कि किस तरह का काम करना है मैनेजरियल एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारी चीजों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। अब इसी में जो प्रकृति है, एक एक करके पॉइंट में उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति, कुछ 6-7 पॉइंट्स हमारी किताब में दे रखे हैं, उनको एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेंगे। समझने की जरूरत है, बाकी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट है सार्वभौमिक प्रयोज्यता है। इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी तरह का संगठन हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, है ना, वैश्विक स्तर पर हो, किसी छोटी सी दुकान में हो, सारी ही जगह पर आपको प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रयोज्यता है, उनकी एप्लीकेबिलिटी है, सारी जगह पर इनका काम आधा होता है, ठीक। लेकिन किस लेवल तक कौन सी चीज सिद्धांत का प्रयोग होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है, ठीक है, ऑपरेशंस का लेवल क्या है, परिचालन किस स्तर पर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैटर कर जाती हैं। जैसे इसी में एक उदाहरण दे सकता हूं कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है आमतौर पर। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसा सिद्धांत है जो मैनेजर्स को बताता है कि लोगों को अलग अलग तरह के काम में लगा दो और हर काम के लिए उनको क्या बना दो, एक्सपर्ट बना दो। तो लोग अपना अपना काम अच्छे से करते जाएं और उनको साथ में मिलाते चले, और तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक ही इंसान सब कुछ करता है ना, तो किसी में मास्टर नहीं बन पाता, किसी में उसकी विशेष जो एक्सपर्टीज है वो नहीं निखर के आ पाती है। तो होता क्या है कि इस कारण की वजह से एक सिद्धांत ये हो गया कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि छोटी सी दुकान पे काम हो रहा है या कोई बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें इस तरह का काम चल रहा है। तो वो इन सारी चीजों पर डिपेंड कर जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, सामान्य दिशा निर्देश। हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ था। हर तरह की जो मैनेजरियल प्रॉब्लम सारी होती है ना, प्रबंधकीय समस्याएं हैं, उनका निराकरण ये नहीं कर देगा कि 100% आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं है, एक दिशा निर्देश है। क्यों? आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली क्या करना होगा वो बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है चीजें, ठीक है, परिस्थितियां बदल रही होती हैं, सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। तो क्या हो जाता है, सामान्य दिशा निर्देश है, ठीक। अच्छा, जैसे इसी में एक उदाहरण है कि मान लीजिए किसी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स में झगड़ा हो गया, तो जब उस झगड़े को सुलझाना है तो कैसे सुलझाया जाए? कोई भी है, मार्केटिंग और फाइनेंस है, तो मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में झगड़ा हो गया तो कैसे सुलझाया जाए? तो सुलझाने में हो सकता है कि वहां पर ही सिद्धांत आएगा कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का जो उद्देश्य है उसको आप आगे रखो और वहां से सॉल्यूशन लेकर के आओ। तो उसको भी हम लोग अपनी अपनी जो परिस्थितियां उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं। ऐसे ही तीसरी जो एक प्रकृति या गुण या विशेषता बोली जा सकती है वो है अनुभव और शोध द्वारा विकसित होता है। जैसे अनुभव से ही समझ में आता है कि किसी भी तरह का उद्देश्य को अगर आपको प्राप्त करना है, कुछ भी होगा, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन की अनिवार्यता एक अनुभव से आया है। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी में लेबर बहुत थक जाते हैं, चाइना में ऐसा बहुत होता है, बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो 12-12 घंटे बैठ के काम करना है, आपको सही से पानी की सुविधा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे जो कामगार लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत परेशानी पूर्ण हो जाती है, ठीक है, परेशानी बहुत रहती है।
तो ऐसी स्थिति में किस तरह का सेटअप बनाया जाना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा हो, इसमें कई तरह के शोध किए जा सकते हैं और फिर निकल के आ सकता है कि हाँ इस तरह का सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुशासन की अनिवार्यता तो आपको अनुभव से आ जाएगी, शोध से क्या पता चलेगा कि जो कामगार है उनको उनकी थकान को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगला पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अब केंद्रीकरण बोलते हैं कि एक इंसान के पास सारी ताकत आ जाए, विकेंद्रीकरण मतलब बहुत सारे लोग डिसीजंस ले रहे हो। तो केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन किसका, डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, ताकत होती है, तो वो ताकत कैसी रहे, विकेंद्रीकरण रहे या फिर केंद्रीकरण उसका हो, ये किस पर निर्भर करता है, ये भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आप दोनों ही तरह का मॉडल अपना सकते हो। तो सिद्धांत दोनों तरह के मॉडल्स को अपनाए जाने का अवसर देता है। किस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या है, लोचपन है। तो वो भी सिद्धांत भी जितने भी हैं वो लचीले होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे क्या है, मुख्यतः व्यावहारिक है। अब देखो, जो भी सिद्धांत होते हैं वो ये सोच के बनाया जाता है कि मानवों का व्यवहार को देख करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस बाकी चीजों को भी दी जा सकती है, सर्कमस्टांसेस क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, कौन से इवेंट्स हुए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिलती है, व्यवहार को, मानव व्यवहार को। तो ये तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो बल दिया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा सिद्धांतों में बल दिया जाता है कि व्यवहार पर आधारित सिद्धांतों का इंक्लिनेशन ज्यादा है। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम वाला उदाहरण दिया था, तो इसमें अगर आप व्यवहार बना दोगे और कोई वस्तु स्थिति है और कोई घटना है, तो घटना और वस्तु स्थिति को भी फोकस करते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है, व्यवहार पे रहता है। तो जैसे ये भी हो गया। अब इसी में अगली बात करेंगे तो कारण एवं परिणाम का संबंध, तो कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि आप इस तरह से मैनेजमेंट करोगे तो ऐसा परिणाम निकल के आएगा, इस तरह की परिस्थिति में अगर आपने ये मैनेजमेंट इस तरह से किया तो फिर ये परिणाम निकल करके आएगा। तो इससे होता क्या है, एक तो ये समझ लो कि हमेशा परिस्थितियां सेम नहीं रहती हैं, तो फिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में, इस तरह की परिस्थितियों में अगर हम इस मैनेजेरियल जो हमारा विचार है उसको हम आगे ले जाएंगे और उस तरह से हम चीजों को मैनेज करेंगे तो इस तरह का आउटकम आ सकता है। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, समझ रहे, भविष्यवाणी कर पाने की थोड़ी थोड़ी क्षमता मिलती है, जिससे मैनेजर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस में समझ में आ जाता है कि किसको पिक किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। ठीक, अब इसी में क्या है, जैसे मान लीजिए एक सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि जब बहुत इमरजेंसी चल रही है, असमंजस है, किसी को पता नहीं है, आपातकाल है, तो ऐसे में हम एक को लीडर मान लेते हैं और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक, हमारे देश में जब आपातकाल लगता है तो बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत सेंट्रलाइज हो जाती है चीजें, वहां से डिसीजन आ रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि सोचने का उसका समय नहीं है, आपस में विचार विमर्श का समय नहीं है। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो तो आपस में सलाह मशविरा करना चाहिए। तो ये भी एक जनरल प्रिंसिपल हो गया, है ना। और ये क्या हो गया कि ये सारी चीजें क्यों निकल करके आ रही हैं कि समान परिस्थितियों में मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को लागू किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक, तो किस तरह की स्थिति है, अगर इमरजेंसी वाली स्थिति है तो आप ऐसे काम करो, है ना, और अगर इमरजेंसी नहीं चल रही तो सलाह मशवरा कर लो। तो वो अलग अलग स्थितियों में बताने की कोशिश कर रहा है, कैसे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है कि किस तरह की स्थिति है तो कैसा उसका परिणाम निकल करके आएगा। और अंत में आ जाता है प्रासंगिकता, इसको बोलना चाहिए कंटिंजेंट को। पहले भी समझ चुके हैं हम लोग यार कि सामान्य चीजें हैं, सामान्य दिशा निर्देश है, एकदम फिक्स नहीं है, 100% सॉल्यूशन नहीं है, जैसी स्थिति है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब जैसे एक बात ये है, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हो गया कि जो भी आप वेतन दे रहे हो, जो भी सैलरी दे रहे हो, जो भी पारिश्रमिक दे रहे हो अपने कर्मचारियों को, वो न्यायोचित होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कितना होगा जस्टिसेबल, किसको बोला जाएगा, ये किसकी चीज पर डिपेंड करेगा कि कर्मचारी ने वास्तव में कितना योगदान दिया कंपनी में, और जो नियोक्ता है, जिसने अपॉइंट किया है, जो मालिक है, वो कितनी भुगतान कर सकता है। अगर वो पैसे दे ही नहीं सकता है तो भी कोई फर्क नहीं, कर्मचारी भले ही बहुत योगदान दे रहा हो, लेकिन जो मालिक है उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे दे पाएगा। और तीसरी चीज क्या होता है कि प्रचलित क्या है, आसपास वैसे इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है वहां पर क्या क्या पैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन सी जो प्रकृति है उसमें मुख्य बिंदु क्या है, और बहुत ही आसान है, मतलब ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, और इसके बाद हम लोग इसका महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसकी बात करेंगे। आपकी किताब में बायोकॉन नाम की एक कंपनी है जिसके सीईओ किरण मजूमदार जी, तो उनके बारे में काफी अच्छा एक छोटा सा बॉक्स है, उसको पढ़िएगा। ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस हो जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से उनके ऊपर कभी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं।